सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो न्याय व्यवस्था है, जिस पर से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है। केस जो आपका है वो बता दीजिए, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। रविंद्र सिंह बुंदेला का एलियास रविंद्र सिंह बुंदेला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है। 2014 में ये घटना घटित हुई, जिसमें कि ये सब इंस्पेक्टर के पद पर व्यक्ति था। उसने शादी वगैरह के दरमियान में अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दिया। 2016 में सजा मिलने के बाद ये हाईकोर्ट में अपील में गया। अब 2016 के सजा मिलने के बाद आज ये 2026 हो गया। ये आज तक इसके केस का डिस्पोजल नहीं हो पाया। कि इस फिल्मों में देखा करते थे, सनी देओल का डायलॉग था दामिनी मूवी में कि तारीख पे तारीख मिलती है, लेकिन न्याय पटना हाई कोर्ट हो, चाहे एमपी हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, सब जगह न्यायाधीशों की कमी सबसे बड़ी वजह ये पेंडेंसी की न्यायाधीशों की कमी है। अब इसने हत्या की या नहीं की, सीमा तय होती है कि हाँ भाई साल भर के अंदर इस मामले को पूरा निपटा दिया समय सीमा तय है, लेकिन समय सीमा तो तय है ही। लेकिन न्यायाधीश महोदय करेंगे भी क्या? क्योंकि उनके पास बर्डन इतना अधिक आरोप था। बूटन सिंह पूर्णिया वाले थे, उनकी हत्या करने का, लेकिन वो आदमी 10 साल तक जेल में रह गया। सभी को संवेदनशील होना होगा, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे एक खास मुद्दे पर, भारतीय न्याय व्यवस्था की एक गंभीर चुनौती पर। लंबे समय तक मुकदमों का लंबित रहना, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की स्थिति, डिलेड जस्टिस और सोशल जस्टिस की वास्तविक परिकल्पना पर। हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल अपील पेंडिंग होने के कारण अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है। अब इसे जो है किस प्रकार से देखा जाए, इसी को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं अधिवक्ता हैं ब्रजेश वर्मा जी, उनसे हम समझेंगे। सबसे पहला जो मामला है मध्य प्रदेश का, उसमें रविंद्र सिंह बुंदेला का मामला है और उन्होंने जो है अपनी गर्लफ्रेंड को ही गोली मार दी थी। 11 वर्षों तक जेल में रहे और उसके बाद जो है अब उन्हें जमानत मिली है। तो ब्रजेश वर्मा जी जो है उन्हीं का आर्गुमेंट था, उसकी वजह से उन्हें जमानत मिली है। तो सबसे पहले ब्रजेश वर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो न्याय व्यवस्था है, जिस पर से आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देरी होती है। तो आखिर ये किस वजह से होती है? और जब कोई व्यक्ति जो है लंबे अवधि तक सजा काट लेता है, उसके बाद पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, तो उतने साल तो उसके व्यर्थ चले गए। वो तो जेल में सजा काट लिया, समाज में भी उसकी अच्छी छवि नहीं रह गई, तो बाद में जमानत भी मिल जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? उसका तो वो जो जीवन है वो तो उसमें खत्म हो गया। 10 साल तक बहुत ही अहमियत होती है उसकी। तो सबसे पहला केस जो आपका है वो बता दीजिए, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं चर्चा में। रविंद्र सिंह बुंदेला का एलियास रविंद्र सिंह बुंदेला वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, जिसमें कि ये सब इंस्पेक्टर के पद पर व्यक्ति था और इसने शादी वगैरह के दरमियान में अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दिया, जैसा कि आपने बताया। 2014 में ये घटना घटित हुई। 2016 में इसे सजा मिली। 2016 में सजा मिलने के बाद ये हाईकोर्ट में अपील में गया। अब 2016 के सजा मिलने के बाद आज ये 2026 हो गया। ये आज तक इसके केस का डिस्पोजल नहीं हो पाया कि इसने सही में गोली मारा था या नहीं मारा था, ये दोषी था या निर्दोष था। इसी बात को लेकर के हमने सुप्रीम कोर्ट में जब अपील SLP फाइल किया, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यदि बहुत लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को इस कारण से नहीं रखा जा सकता है कि न्याय प्रशासन उस केस को डिस्पोजल नहीं कर रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा किया और कहा कि जब अभी आप जाएं और अब इसके मेरिट पर इसका MP हाई कोर्ट में ही होगा। यही है। तो इस मामले में जो है अब रविंद्र सिंह बुंदेला है वो 11 वर्षों तक जेल में रह गए। हाँ, उसके बाद उन्हें जमानत मिली है। तो ये मध्य प्रदेश का मामला था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस आपके हाथ में आया। हाँ, आपने इसे देखा, तो इतना लंबा समय आखिर क्यों लग गया? इतना लंबा समय लगने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे न्याय प्रशासन में न्यायाधीशों की कमी। न्यायाधीश की संख्या इतनी कम है कि वो डिस्पोजल कर ही नहीं पाते हैं और मुकदमे की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी हाल फिलहाल के 10-15 दिन के दरमियान में हमने देखा कि मोदी सरकार ने
जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई है। अब इतना बड़ा देश है और उसमें उसमें जो सबसे ऊपरी कोर्ट है वहां आपको 30-32 की संख्या जजों की संख्या है, तो वो कहाँ से उतना ये कर पाएंगे। इसलिए सबसे वही नहीं, पटना हाई कोर्ट हो, चाहे एमपी हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, सब जगह न्यायाधीशों की कमी सबसे बड़ी वजह ये डिपेंडेंसी की न्यायाधीशों की कमी है। दूसरी वजह यदि सिविल कोर्ट की बात करें तो अननेसेसरी का एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट, फिर बहुत तरह की प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होना, इन्वेस्टिगेशन में देरी होना, यही सबके कारण है। हम लोग छोटे थे और अभी भी देखते हैं कि फिल्मों में देखा करते थे, सनी देओल का डायलॉग था दामिनी मूवी में कि तारीख पे तारीख मिलती है लेकिन न्याय नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं तो सच ही साबित हो जाता है। न्याय तो मिलता है लेकिन देर हो जाता है, लेकिन वो देर होता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ शुरू से ही हुसैना खातून वगैरह का केस हुआ, इसमें कहा कि नहीं, यदि न्याय नहीं मिलना, न्याय देर से मिलना भी ना मिलने के ही बराबर है। आज ये 11 साल तक जेल में रह गया। अब जेल में रहने के बाद इसके गुण दोष की पुष्टि करते हुए यदि एमपी हाईकोर्ट यदि इसको रिहा कर देती है तो ये इसका 11 साल कौन लौटाएगा? कोई नहीं लौटा पाएगा। ये पूरे इसका तो जीवन का सबसे बड़ी चीज खत्म हो गई। अब इसने हत्या की या नहीं की, अभी तक इसी बात पर ये कई एक सारे केस में हम देखते हैं कि स्पीडी ट्रायल का मामला आता है कि उसको 6 महीने में निपटाएं और खत्म करें, लेकिन इस तरह के जब मामले आते हैं तो इसमें इतना जो लंबा समय लग जाता है न्याय मिलने में, और दोषी बाद में पता चलता है कि दोषी है भी नहीं। तो आखिर इसके लिए क्यों नहीं फिर समय सीमा तय होती है कि हाँ भाई साल भर के अंदर इस मामले को पूरा निपटा दिया जाए? समय सीमा तय है, समय सीमा तय है, लेकिन समय सीमा तो तय है ही, लेकिन न्यायाधीश महोदय करेंगे भी क्या? क्योंकि उनके पास बर्डन इतना अधिक है, इतना अधिक मुकदमों के तले दबे हुए हैं कि वो उसका डिस्पोजल कर ही नहीं पाते हैं। अब एक छोटी सी मैं घटना बताऊं। एक बिहार का एक केस था, विक्रम यादव करके एक व्यक्ति था जिस पर कि ये आरोप था, बूटन सिंह पूर्णिया वाले थे, उनकी हत्या करने का। ठीक है, हत्या हुई नहीं हुई वो तो अपनी जगह पर है, वो तो कानून की बात है, लेकिन वो आदमी 10 साल तक जेल में रह गया। पटना का ही मामला रहा, खगड़िया में का वो रहने वाला था, उसने पूर्णिया में जो उस पर एलिगेशन लगा, उस आदमी को 10 साल तक पटना हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिल पाया, सिविल कोर्ट से भी बेल नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके केस को 3 महीने में डिस्पोजल कर दो। उसको भी 3 महीने में सिविल कोर्ट ने डिस्पोजल नहीं कर पाया, और अंतिम में 10 साल रहने के बाद उसकी रिहाई हो गई। अब वो जिस आदमी का 10 साल का जीवन चला जाए, उसका क्या होगा? एक और सवाल ये है कि जो भी केस अगर किसी जज के पास जाता है, जो भी बेंच में जाता है, अब ये भी मालूम पड़ता है कि वो जज ही बदल गए हैं या फिर उनका ट्रांसफर हो गया कहीं और। तो इस परिस्थिति में भी जो जमानत मिलने की बात होती है या रिहाई की बात होती है, उसमें भी मामले जो है लंबित चले जाते हैं। तो ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि सारी कार्रवाई तो हो रखी होती है, फिर से नए जज आते हैं तो नए तरीके से वो अपने स्तर से जो है सिलसिलेवार उस केस की स्टडी मैं यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगा आपको। जो जज एक जितना दूर तक वो प्रक्रिया को पूरी करते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया से ही नए जज उसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन आम जनता में इस तरह की चर्चा जरूर होती है कि नए जज आ गए हैं तो फिर ये मामला जो है और लंबा खींचा चला जा रहा है। हाँ, ये है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया यही है, शुरुआत वहीं से होती है। अच्छा, तो और भी इस तरह के आपने जो है श्रवण राय केस और ये सब भी मामला? हाँ, एक श्रवण राय का केस था, उसमें वो दिल्ली में था, रोहिणी कोर्ट में उसका मैटर चला था, और फेक इंडियन करेंसी नोट वो बांग्लादेश से ट्रांसफर होता था, और उसमें उसको सीबीआई ने ट्रैप किया था। उस केस में बस केवल ये एक विडंबना बनी कि भाई ये चूंकि FICN का केस है, फेक इंडियन करेंसी नोट का केस है, 4 साल तक वो आदमी भी जेल में रहा, और उसे भी 5 साल तक उसे बेल नहीं मिली, और जमानत नहीं मिलने के कारण 5वें साल में जब हम लोगों ने उसको फाइनल बहस किया तो उसका रिहाई हो गई। विडंबना सबसे बड़ी बात यह रही कि इस 5 साल के दरमियान में उसके पिताजी की मौत हो गई। उसके पिताजी की मौत हो गई जब इस बात का आवेदन लगाया गया कि इसको पैरोल पर छोड़ दिया जाए 2 दिन के लिए भी, तो कानूनी प्रक्रिया और कागजी प्रक्रिया इतनी लंबी हमारे न्याय प्रशासन की है
कि उसको वो उसके मृत्युपरांत संस्कार में भी वो आदमी पहुंच नहीं पाया। तो ना तो मृत्युपरांत संस्कार में पहुंच पाया, पेरोल कोर्ट ने दिया, लेकिन कागजी प्रक्रिया करना उसमें पहुंच पाया, और ना तो फिर जब उसका जब पूर्ण संस्कार का जब होता है उस समय पहुंच पाया। ये बस 2 दिन के लिए गया और 2 दिन में फिर से वो चला आया, अपने तिहाड़ जेल में बंद था, चला आया। तो कहने का मतलब मेरा ये कि ये जो 5 साल चले गए उसके, तो उसकी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक सारी स्थिति उसकी खराब, उसकी बर्बाद हो गई। यदि उसी दरमियान यदि न्याय इसको जल्दी मिल गया होता, एक्विटल होता या कन्विक्शन होता, रिहाई होता, या तो आगे का प्रक्रिया वो देख सकता था। ये एक और मामला जो है, और भी इस तरह के केसेस होते हैं, जैसे एनडीपीएस का मामला है, हाँ। आर्म्स एक्ट का मामला है, पॉक्सो एक्ट है, SC/ST एक्ट है। इन तमाम जो एक्ट धाराएं लगती हैं, इसमें जो है व्यक्ति को बहुत जल्दी बेल नहीं मिलती। आखिर इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि कानून का निर्माण तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर किया गया है, लेकिन इसका होता है क्या कि इसका लोग जो दुरुपयोग होने लगता है, और इसके कारण से ये एक जैसे कि एनडीपीएस का केस है, तो एनडीपीएस का केस है। अब एक हाल का मामला है कि एनडीपीएस के केस में कोडिन सिरप होता है, जिसको कि खांसी के लिए लोग यूज करते हैं। क्योंकि बिहार में या बहुत जगह शराबबंदी है, तो उसको यदि अधिक मात्रा में लोग लेगा तो उससे नशा होता है। लेकिन आज तक सरकार ने उसको कंट्राबैंड नहीं किया है। आज तक उसको सरकार ने नहीं कहा है कि ये जो है एनडीपीएस में आता है, और उसको उठा करके एनडीपीएस में पुलिस डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में कहा है कि कोडिन सिर्फ एनडीपीएस में नहीं आएगा, बावजूद इसके पुलिस उसको डाल देती है। और इसके कारण से वो अब एनडीपीएस का चूंकि जो एनडीपीएस में कॉन्ट्राबैंड आते हैं, हेरोइन वगैरह आता है, गांजा आएगा, तो वो सब तो चूंकि इसलिए भी बनाया गया है क्योंकि वो हमारे इस देश की आर्थिक स्थिति को खराब करता है। तो लेकिन है क्या कि इन सब के कारण से उसमें जेल मिलने में मुश्किल होती है। SC/ST में भी मामला है, पॉक्सो एक्ट में भी, हाँ, पॉक्सो एक्ट में भी है। क्योंकि इन धाराओं को, इन अधिनियमों को यदि सख्त नहीं बनाया जाएगा तो जो समाज में कुरीतियां फैल रही हैं और जो गड़बड़ी हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे होगा? लेकिन निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं। निर्दोष लोग भी, उसका एक पहलू तो ये है कि निर्दोष भी फंस रहे हैं उसमें। आपसी रंजिश का भी एक तरीका ये बना लिया गया है, चाहे पॉक्सो एक्ट में हो, चाहे SC/ST एक्ट हो, उसमें भी एक आपसी रंजिश का तरीका बना लिया। अच्छा, कई एक मामले में हमने देखा है कि जैसे कोई अपराधी है, उसको बेल मिल गया जी, लेकिन वो जेल से निकल नहीं पाया, बाहर नहीं आ पाया, उसका मतलब क्या कारण हो सकता है? उसका जैसे कि जेल से ये जमानत हो जाने के बाद एक बॉन्ड भरने की प्रक्रिया होती है। वो जा करके जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है, वहां जाकर उसको बॉन्ड भरना होता है कि हम आगे ये ऐसे काम हम नहीं करेंगे, या फिर जो भी कोर्ट ने जो भी जमानत की शर्तें रखी हैं उसको वो वहां जाकर के फुलफिल करता है। अब बहुत सारे केसेस क्या है कि जेल में बहुत लोग ऐसे भी बंद हैं जिनको की बॉन्ड देने, जिनके नाम पर जिनकी जमानत लेने वाला ही कोई नहीं है। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने एक नई, और अभी वाले जो नए अधिनियम आए उसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, यदि बाहरी आदमी उसका जमानत लेने को तैयार नहीं है या कोई उसका है ही नहीं, तो वो अपने पर्सनल बॉन्ड पर जमानत वो बाहर आ सकता है। इसमें थोड़ी संवेदनशीलता होने की जरूरत है, न्यायाधीशों को भी, वकील साहब लोग को भी, और सभी लोगों को। क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि कोर्ट ने बेल दे दिया और बावजूद इसके वो जेल में ही सड़ रहे हैं। तो पर्सनल बॉन्ड वाली चीज को थोड़ा सा लोगों को बताने की भी जरूरत है। सोशल मीडिया का भी दौर चल रहा है, उसमें डिजिटल कोर्ट के मुकदमे भी उसमें डिजिटली तौर पर भी सुने जाते हैं, सुनवाई होती है। तो ये कहाँ तक मतलब सही है, और ये सफल है? ये बहुत ही सही है, ये बहुत ही सही है और बहुत अच्छा है। अभी हाल में सिक्किम को पेपरलेस बना दिया गया है, डिजिटल कोर्ट बना दिया गया है। ये कोरोना के बाद से काफी इसका प्रचलन आया,
और ये बहुत ही सही है। इससे पेपर की बचत होगी, इससे समय की बचत होगी, और जितने भी सिस्टम उसमें लगे हुए हैं उन सब की बचत होगी। तो ये बहुत ही सही चीज है। अच्छा, सोशल जस्टिस भी टर्म आता है इसमें। हाँ, कि सोशल जस्टिस जो है वो उसका प्रैक्टिकल मतलब मीनिंग क्या समझा सोशल जाए? जस्टिस हमारे संविधान का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और बहुत ही सही मायने में सामाजिक न्याय की बात है। तो सामाजिक न्याय का मतलब यही है, हमारे संविधानवेत्ताओं का यही कहना था कि समाज में बैठे हुए अंतिम पायदान पर के लोगों तक को न्याय मिले। ऐसा नहीं हो कि न्याय व्यवस्था ऐसी होगी जिसके पास पैसे हैं वो अच्छे लोगों को, अच्छे वकील को इंगेज कर ले, अधिक अच्छे से उसका रिहाई हो जाए, वो केस जीत जाए, और जो गरीब है वो नहीं हो। तो सोशल जस्टिस का माध्यम बनी लीगल एड, जिसके लिए कि सब जगह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कर रही है, और वो कहती है कि जितने भी लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उन लोगों के लिए वो हेल्प करती है। तो सामाजिक न्याय का मतलब बस यही है कि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए। तो ये अब एक और जो आपने सबसे बड़ी कमी बताई है न्याय मिलने में, वो है न्यायाधीशों की कमी जी। उसकी भरपाई कैसे की जाएगी? उसकी भरपाई के लिए सभी को संवेदनशील होना होगा। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी, अधिक से अधिक वैकेंसीज लानी होंगी, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ानी होगी, हाई कोर्ट की संख्या बढ़ानी होगी। बेरोजगारी तो देश में बहुत ज्यादा है, जी, वो तो सभी को पता है, और उसी मुद्दे पर जो है बिहार में हम बैठे हैं पटना में, तो बिहार में भी उसी पर जो है ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव वही मुद्दा भी रहा। रोजगार, बेरोजगारी और पलायन वाले मुद्दे रहे। तो आखिर डॉक्टरों की भी कमी देखी जाती है कई जगह। तो ये सब आखिर सरकार की भी तो यहाँ कमी है। हाँ, सरकार की कमी नहीं है, निकलती है, सरकार की कमी है। अब लोग इस वजह से आम जनता पीड़ित होती है। न्याय मिलने में देरी होती है, इलाज सही से नहीं हो पाता है उनका, तो ये तो देरी होती है। तो ये सरकार पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और खासकर अभी जहाँ नई सरकारें आ रही हैं कि वो वैकेंसीज को बहुत तेजी से निकाले, क्योंकि यदि न्यायाधीश ही कम होंगे तो वहाँ डिस्पोजल कौन करेगा, केस का सुनवाई कौन करेगा? परेशानी इसी बात की है। तो न्याय प्रशासन को अब जो है अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी जो है न्याय मिल पाएगा, और जो भी केसेस है उस पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी होगी, जो अधिवक्ता हैं उनकी भी संख्या बढ़ानी होगी, तब जाकर के जो बहुत सारे केस हैं जो हमारे देश में पेंडिंग रह जाते हैं, अभी तो कितने सारे पेंडिंग हो गए। ये आंकड़ा अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा आंकड़ा है, लाखों में ये आंकड़ा पहुंच जाता है पेंडिंग केसेस के। तो जब तक पेंडिंग केस नहीं सुलझाए जाएंगे, न्यायाधीश जो है संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक जो है इसी तरीके से न्याय मिलने में देरी होती रहेगी। और हमारे साथ अभी बात कर रहे थे अधिवक्ता हैं ब्रजेश वर्मा जी, तो सब इनका बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण पल निकालने के लिए। और इसमें किसी भी तरह की अगर क्वेरी है, आपको लगता है कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट करके उसमें बता सकते हैं, अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में जब मिलेंगे और जब भी मौका मिलेगा तो ब्रजेश वर्मा जी को आपकी जो अपील होगी, अगर बुलाने कहेंगे तो इनसे फिर हम बात करेंगे किसी मुद्दे पर। ये अवेलेबल रहेंगे और अपना सुझाव, सवाल सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये वीडियो हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।